गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम आज फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं कुछ बातें करना चाहूँगा आपसे वीडियो शुरू करने से पहले। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा सिलेबस अपडेट हो गया है 2021 सेशन के लिए। तो अब तक हमने जितना पढ़ा था उसमें एक टॉपिक ऐसा हमने पढ़ लिया है जिसे अब सिलेबस से हटा दिया गया है। शब्द और पद, ये टॉपिक अब हटा दिया गया है। अब इसे 9 में इंक्लूड कर दिया गया है, 9 के सिलेबस में। अब हमें ये नहीं पढ़ना है, अब हमें पदबंध पढ़ना है। तो चूंकि मैं सिलेबस के हिसाब से अपनी चीज़ें शेड्यूल कर चुका था, तो मैं इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाऊंगा समास, ये मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसे पहले बना रहा हूँ और इसके बाद मैं पदबंध पर वीडियो बना दूंगा, पदबंध की क्लास लूंगा। इससे पहले मैं समास का लूंगा, कारण मैंने बता दिया। और कुछ बातें, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और आशा करता हूँ कि समझ भी रहे होंगे। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हर वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। लेकिन अब तक मुझे क्वेश्चंस नहीं किया है किसी ने, तो आशा करता हूँ कि आगे से आपको जो भी समझ में ना आया हो वो जरूर आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछेंगे और मैं जितना पॉसिबल होगा, जितना जल्दी पॉसिबल होगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो आप जरूर मुझसे पूछें। ठीक है, तो अब हम आज का विषय शुरू करते हैं और आज का विषय है हमारा समास। समास एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें समास के बारे में जानना होगा और समास के बारे में जानने के लिए और भी बहुत सारी चीजों को जानना पड़ेगा, जैसे कारक, अव्यय, इन सब को जानने के बाद फिर समास के भेदों को जानना पड़ेगा। फिर हर भेद का अपना एग्जाम्पल और डेफिनेशन होगा, उसमें से कुछ एक के उसके भी कई भेद माने गए हैं, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसे अगर एक साथ एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। हो सकता है कि 1-1.5 घंटे का भी वीडियो हो सके। तो 1-1.5 घंटे एक जगह पर बैठकर और एक टॉपिक को पढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा और हमारे लिए भी काम बहुत बड़ा हो जाएगा, एक साथ रिकॉर्डिंग करना और उसको एडिट करना। इसलिए मैं इसे 3 पार्ट में डालूंगा, जिसमें पहले पार्ट में होगा समास को जानने के लिए आवश्यक सारी चीजों का वर्णन, दूसरे वाले पार्ट में होगा उसके प्रथम 2 भेद, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास तथा तत्पुरुष समास के सारे भेद, और अगले तीसरे पार्ट में होगा बाकी के सारे बचे भेद, जिसमें होगा कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो हम इस तरह से टोटल 3 पार्ट में इस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो आप एक के बाद एक वीडियो पर जाकर आप इस टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी आसानी से। ये मैं सिर्फ हमारी आसानी के लिए कर रहे हैं, जिससे मेरा और आपका दोनों का काम आसान हो जाए। तो समास के बारे में पढ़ने से पहले हमें समास के बारे में जान लेना होगा कि समास होता क्या है। ठीक है, समास क्या है, क्यों है, इसमें क्या पढ़ना होता है और समास के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि समास का मतलब क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण यानी छोटा करना। अब छोटा करना है तो किसको छोटा करेंगे, तो हम आगे जब इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं, और आंसर है जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नए एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं, तब ये नया शब्द ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नए एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं, यानी 2 शब्द मिलेंगे और एक नया शब्द बनाएगा, और वो जो नया शब्द बनाएगा वो सार्थक होगा, यानी उसका अर्थ होगा। जब
ऐसा कोई शब्द बनता है तो वह शब्द ही समास कहलाता है। ठीक है, वो जो नया शब्द है वही समास कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल है राजा का पुत्र। यह है राजा का पुत्र, यहाँ दो शब्द है राजा और पुत्र। ठीक है, और का लगाकर इसे जोड़ दिया गया है और ये क्या बनता है राजपुत्र। तो ये दो शब्द से मिलकर ये नया शब्द बना राजपुत्र और इसका अर्थ है यानी राजा का पुत्र है। अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन एक नया शब्द जरूर बन गया और इस शब्द का अर्थ है। तो इस तरह से ये समास का एग्जाम्पल है। अब इसमें और कुछ बातें जाननी जरूरी है। क्या है, समास में दो पद होते हैं। हमने पद पढ़ लिया है। चलिए गलती से ही सही हमने शब्द और पद पढ़ लिया लेकिन वो हमारे काम जरूर आएगा। ठीक है, तो समास में दो पद होते हैं। हम समझ गए कि पद कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। ये मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द पद बन जाता है। उसी तरह जब यहाँ राजा का पुत्र है यानी एक क्या है, तो एक ऑलमोस्ट एक सेंटेंस है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट पूरा सेंटेंस तो नहीं कह सकते लेकिन ऑलमोस्ट एक सेंटेंस है। तो यहाँ ये पद हो जाता है। आप हमेशा याद रखिए कि समास में पद होता है। ठीक है, दो पद होते हैं। उनके नाम क्या है, तो पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी बाद वाला पद। ठीक है, पूर्व का मतलब होता है पहला और उत्तर का मतलब होता है बाद। ठीक है, तो इसमें पूर्व पद कौन सा था, तो पूर्व पद राजा था और उत्तर पद पुत्र था। ठीक है, तो ये दोनों पद हो गए। इसके बाद जब दोनों शब्द मिलकर जो नया शब्द बनाता है या बनता है वह समस्त पद कहलाता है। ठीक है, दोनों शब्द मिलकर जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। और यहाँ समस्त पद क्या है, तो राजपुत्र क्या है, समस्त पद है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। मैंने पहले कहा कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ये हम समझ गए। पूर्व पद यानी पहला वाला पद और उत्तर पद यानी बाद वाला पद। और जब दोनों मिलकर एक जो नया शब्द बनाता है उसको समस्त पद कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं दोनों पद और समस्त पद, पूर्व पद उत्तर पद और समस्त पद का एग्जांपल आप देख सकते हैं। रसोई के लिए घर, यहाँ रसोई और घर यहाँ दो शब्द है। ठीक है, के लिए कारक चिन्ह है जो दोनों को जोड़ रहा है। तो के लिए के बाद अभी चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे करेंगे। अभी आप बस पूर्व पद उत्तर पद और समस्त पद के बारे में समझिए। तो यहाँ रसोई और घर दो पद हो गए, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद है रसोई और उत्तर पद है घर। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर जो नया समस्त पद बना है वो क्या है, रसोई घर। तो ये है समस्त पद। उसी तरह हाथ के लिए घड़ी में हाथ पूर्व पद है, कड़ी उत्तर पद है और हथकड़ी जो नया शब्द बना है ये समस्त पद है। उसी तरह नील पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है और दोनों मिलकर जो नया समस्त पद बना है वो है नील कमल है। तो यहां तक हम समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। अभी मैंने कहा कि के लिए और बाकी जो भी कारक चिन्ह है जो दोनों पदों को जोड़ता है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसको जानने के लिए मैंने अभी यूज किया कारक। तो ये कारक क्या होते हैं पहले इसको जान लेते हैं। तो कारक किसे कहते हैं, आंसर है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, बोध मतलब पता चलना, पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। क्या कहा गया, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा किसी भी स्थान वस्तु जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी तरह संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये सारे सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो कारक का काम क्या होता है, हम जितने भी सेंटेंस लिखते हैं या जहाँ भी संज्ञा और सर्वनाम लिखते हैं
उसका जो रिलेशन है उसके साथ आए और शब्दों के साथ जो हमें उसका रिलेशन बताता है, जो दोनों को जोड़ता है, उसी को कारक कहते हैं। यानी कारक का कार्य है संज्ञा या सर्वनाम को उसके साथ आए और शब्दों के साथ जोड़ना। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा रसोई के लिए घर, तो रसोई और घर यहाँ दोनों संज्ञा थे और दोनों को जोड़ा किसने? के लिए, तो के लिए कारक है। ठीक है, तो हिंदी में 8 तरह के कारक होते हैं। टोटल हिंदी में 8 तरह के कारक होते हैं। अब ये कारक कौन कौन से हैं और यहाँ पे बताया गया है कारक और उसके चिन्ह क्या क्या है। तो हम पहले जान लेते हैं कि कौन सा कारक क्या है और उसके चिन्ह क्या है। तो सबसे पहला है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने, यानी जहां भी ने लगा हो आप समझिएगा वो कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक, जिसका चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, जिसका चिन्ह है से या द्वारा। दोनों ही प्रयोग होता है, अलग अलग जगहों पे दोनों प्रयोग हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं आएगा। चौथा है संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह है को या के लिए, ये दोनों ही चिन्ह है इसके। अगला है अपदान कारक, इसका चिन्ह है से। ये जहां भी लगता है वहां अलग होना होता है। ये इसलिए बताया गया क्योंकि हमने करण कारक में भी से पढ़ा है और अपदान कारक में भी से पढ़ा है, दोनों चिन्ह सेम है। लेकिन यहाँ जो करण कारक में जो से है वो साधन के लिए होगा, यानी वो सहायक होगा, एक माध्यम होगा, जरिया होगा। ठीक है, लेकिन अपदान कारक में जो से का प्रयोग होगा वो अलग करना होगा। इसका अर्थ मैं आगे आपको समझाता हूं। फिर अगला है संबंध कारक, जिसका चिन्ह है का, के, की या फिर रा, रे, री भी होता है, जो ये संबंध बताता है। अगला है अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह है में और पर, ये दोनों ही है इसके। और अंतिम है संबोधन कारक, जैसे हे, अरे, अजी। ठीक है, ये किसी को पुकारते समय यूज किया जाता है। तो ये सारे कारक चिन्ह, यानी हम जो समास पढ़ेंगे उसमें शब्दों के बीच जो भी कारक चिन्ह लगा होगा ये इन्हीं में से होगा, दूसरा और नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं और एक और चीज जानते हैं। हम जब भी समास पढ़ेंगे तो समास से पहले इन सारी चीजों के साथ साथ इसे जानना भी बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक है अव्यय। अव्यय का सामान्य अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है व्यय ना हो, यानी खर्चा ना हो। अव्यय जो खर्च ना हो, व्यय का मतलब खर्च होता है। ठीक है ना। तो व्याकरणिक अर्थ क्या है इसका? सामान्य अर्थ तो हमने जान लिया, लेकिन व्याकरण में इसका अर्थ क्या बताया गया है, तो आइए जानते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण कोई विकार यानी परिवर्तन, चेंज उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। आप ध्यान से सुनिए। जिन शब्दों के रूप में लिंग यानी जेंडर, वचन नंबर सिंगुलर प्लूरल, पुरुष फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वाली, या कारक के कारण, जो भी हमने पढ़ा कारक, उसके कारण कोई विकार यानी कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, उन्हें अव्यय, अव्यय को ही अविकारी भी कहते हैं, तो उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब एग्जांपल बताता हूं, जैसे जब, तब, अभी, इधर, उधर, वहां, कब, क्यों। ये जो सारे अभी मैंने शब्द पढ़ा, जब, तब, अभी, इधर, उधर, वहां, कब, क्यों, आप जब ध्यान देंगे तो ये जहां भी सेंटेंस में यूज होते हैं, ये चाहे बहुत सारे लोगों के लिए हो या एक लोग के लिए हो, चाहे ये लड़के के लिए हो या लड़की के लिए हो, ये हर हाल में ऐसे ही लिखे जाते हैं। जब वह आया तब मैं चला गया, या जब वह आई तब मैं चली गई। यहाँ लड़के के साथ भी अगर प्रयोग किया गया तब भी जब का जब रहा, इसका कोई रूप चेंज नहीं हुआ, कोई रूप परिवर्तित नहीं हुआ। उसी तरह जब भी लड़की के साथ प्रयोग किया गया तो भी ये सेम रहा। उसी तरह आप यहाँ जितने भी एग्जाम्पल दिए गए उन सबका जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो चाहे लड़के के लिए करे, लड़की के लिए करे, चाहे वो एक इंसान के लिए करे या बहुत सारे लोगों के लिए करे, ये
हर हाल में सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। जब भी ऐसे शब्द मिलते हैं तो इन्हें ही अव्यय कहते हैं, यानी ये किसी भी कारण से, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, किसी भी कारण से इनके रूप में कोई चेंज नहीं होता, ये सबके साथ एक जैसे ही यूज होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं समास की ओर। अब तक हमने जान लिया कि समास को जानने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सा चीज हमें जानना होता है। अब हमने सब कुछ जान लिया है।